अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आज कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था। ऑपोजिशन पर उम्मीद थी कि इस इजलास में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग भी होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो एजेंडा था वो फॉलो किया जाएगा, लेकिन 10:30 बजे के बाद जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो हुकूमत की तरफ से जो है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। अब तक वोटिंग नहीं हुई है। 2 से 3 मरतबा इजलास को मुलतवी किया गया। तकारीर अलबत्ता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लेकर और वो जो लेटर है उसको लेकर आज हुई है, ऑपोजिशन की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या हुकूमत इस इजलास में तकारीर के बाद वोटिंग करवाएगी? क्या स्पीकर साहब अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए वोटिंग करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक या नहीं? और अगर नहीं करवाते तो क्या उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ही देर में हमें और शाहजेब खानजादा भी ज्वाइन करेंगे। अब पूरा दिन हामिद मीर साहब हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तकारीर का सिलसिला चलता रहा। एक्सपेक्टेड है, उम्मीद कर रहे हैं आप कि वोटिंग होगी आज? शहजाद साहब, कल रात से इमरान खान साहब के कुछ जो साथी हैं वो मुख्तदर हलकों के साथ और अपोजिशन की कुछ शख्सियात के साथ रब्ते कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि गारंटी ली जाए कि उनके ख़िलाफ़ कोई नैब के मुकदमात नहीं बनेंगे और उनके किसी मिनिस्टर को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में कल रात को उन्होंने एक अहम गैर सियासी शख्सियत के साथ मुलाकात की और उनको कहा कि जी आप हमें गारंटी दें। उन्होंने कहा कि आप हमें सियासत में ना घसीटें। उसके बाद आज कुछ लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर जब ब्रेक था तो उन्होंने अपोजिशन के कुछ लोगों से बात की है। तो पहले तो स्पीकर साहब ने ये तासुर दिया कि वो 8 बजे के करीब अफ्तारी के बाद वो वोटिंग करा देंगे और इसकी वजह ये थी कि उनका ये ख्याल था कि कहीं ना कहीं से हमें गारंटी मिल जाएगी और कोई डील हो जाएगी। तो वो डील करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि एनआरओ लेने की कोशिश कर रहे हैं वो अपोजिशन से। अब अपोजिशन जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए उन्होंने उन लोगों के साथ दोबारा रब्ता किया जिनके साथ उन्होंने पहले भी रब्ता किया था कि आप नो कॉन्फिडेंस वापस करवा दें और हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो अभी तक जो मामला है वो आगे बढ़ नहीं रहा। अब स्पीकर ने जो अपोजिशन को कमिटमेंट दी थी, अब देखें स्पीकर साहब ने अफ्तारी से थोड़ी देर पहले ये कहा है कि वो विलिंग नहीं है वोटिंग कराने के लिए, जबकि उससे पहले उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको मनवन उसकी ट्रू स्पिरिट के मुताबिक इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। लेकिन शायद अब उन्होंने मीडिया के जरिए एक ये तासुर दिया कि मैं इमरान खान को धोखा नहीं दे सकता। अब देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पीकर साहब अगर ये कहते हैं कि मैं इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि उनकी वफादारी एक फ़र्द के साथ है, पाकिस्तान के आइन के साथ और पाकिस्तान की रियासत के साथ उनकी वफादारी नहीं है। बतौर स्पीकर जो उनके जिम्मेदारियां हैं, उनके फ़राइज़ हैं, वो उनको अदा करने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक शख्स के साथ वफादार हैं, रियासत के साथ वफादार नहीं है। और ये टिकस हमारे चैनल पे भी चले थे, ऑपोजिशन ज़राए करके चले थे, कुछ चले थे स्पीकर के ज़राए। तो शफकत महमूद साहब ने उस वक्त ये मैसेज किया, उन्होंने कहा जो असद कैसेस के हवाले से इस वक्त टिकस चल रहे हैं वो गलत है, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की है। ये शफकत महमूद साहब का कहना है। सलीम साफ़ी साहब, हुकूमती ज़राए जिनसे हमारी बात हुई है कह रहे हैं कि आज वोटिंग नहीं होनी, तो हुकूमत तो ये जहन बना के बैठी हुई कि वोटिंग नहीं होनी है, तो फिर होगा क्या? इजलास कल तक मुलतवी हो जाएगा, कल भी इससे तकारीर चलती रहेंगी या हुकूमत कल वोटिंग करा देगी? फिर नहीं, देखिए वो तो उससे पहले जो हमारा ट्रांसमिशन था उसमें हसन बून साहब ने भी बिल्कुल वाज़े कह दिया और हम जैसे कानून से नाबलद तालिब इल्मों को भी ये नज़र आता है कि पहले इजलास वक्त पे ना बुलाना, वो आइन शिकनी हुई, फिर स्पीकर की रूलिंग की सूरत में आइन शिकनी हुई, फिर वज़ीर-ए-आज़म का असम्बली तोड़ने की शक्ल में आइन शिकनी हुई, फिर सदर के दस्तखत की शक्ल में आइन शिकनी हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को आइन शिकनी करार दे दिया। तो उसके बाद तो अगर थोड़ी सी भी कोई कानून का एहतराम होता, कोई शर्म होती, कोई हया होती, तो आज के दिन तो, और मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा वाज़े और क्लियर कट ऑर्डर कोई हो नहीं सकता। जो सारी तफसील बताई हुई कि किस वक्त इजलास बुलाना है, तो आज का दिन था। फिर आज ही के दिन, यानी ये कैसे लोग हमारे हुक्मरान बना दिए गए थे कि जिनकी क्रेडिबिलिटी का ये हाल है। आज यानी अभी जो हामिद मीर साहब कह रहे थे
कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ठीक है। और उनका वो ये है कि दिन को उधर से वो कहते हैं और शाम को वो कहते हैं कि मैं आइन का नहीं, मैं आवाम का वफादार हूँ। तो तुम इस मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हो? मसलन इस मुल्क में अगर कोई चीज़ बालादस्त होनी चाहिए, किसी बुनियाद पे ये मुल्क कायम है, जो मेरे और आपके और इनके और अदलिया और फ़ौज और इन सब के दरमियान जो मीसाक है, वो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, दूसरी तरफ तारीख़ में ये पहली मर्तबा हुआ है कि अदलिया आइन के साथ खड़ी है, अपोजिशन आइन के साथ खड़ी है, अवाम और मीडिया की अक्सरियत वो आइन के साथ खड़ी है, फ़ौज आइन के साथ खड़ी है। और ये जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं ना, यानी इस वक्त इमरान खान की पूरी पहले ये कोशिश रही कि फ़ौज को इस चीज़ के लिए आमादा किया जाए कि वो आइन से मावरा कोई इक़दाम करे, लेकिन उनकी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि फ़ौज इस मरतबा कौम की तरह और अपोजिशन की तरह वो आइन के साथ खड़ी है। अच्छा, तो अब क्या होगा? अब ज़ाहिरी बात है कि मैंने तो कल रात भी ट्वीट की थी कि ये बड़ा शफ़ाक आदमी है और हमारे असद कैसर साहब से पहले तो वो आइन शिकनी करवाई थी और आज उनसे तौहीन अदालत भी करवाएंगे, और काबीना भी उनके साथ नहीं है। रात को आप देखें कि रात को काबीना के इजलास में हत्ता कि आज़म खान ने भी उनसे ये कहा कि जी ये आप जो कुछ करने जा रहे हैं ये ना करें। परवेज़ खटक उनकी मिन्नत सिर्फ एक उसका, बाकी सब उनकी सिर्फ 4 बंदे हैं जो उनका, और वो मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम। एक शेख रशीद है, एक हमारे दोस्त फवाद चौधरी हैं, और एक शीरी मज़ारी है, और बाबर रवान साहब टॉप पे हैं। सही कि जो उनको, लेकिन उनको धक्का दे के फिर आपको पता है कि यही गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली का इजलास अमजद नियाजी की ज़ेर सदारत दोबारा शुरू हो चुका है। ख्वाजा आसिफ इस वक्त बात कर रहे हैं और कुछ देर पहले शाजिया मरी ने यह मुतालबा किया कि फौरी तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग करवाई जाए, लेकिन जो हमारे हुकूमती ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं, वो ये कन्फर्म कर रहे हैं कि आज वोटिंग नहीं होगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे आज वोट नहीं करवाया जाएगा। ये कहना है हुकूमती ज़राए का। और अब से कुछ देर पहले जब मीडिया से गुफ्तगू की थी फवाद चौधरी साहब ने, तो उनसे भी यही सवाल किया गया था कि क्या आज वोटिंग होगी, तो उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत सारी तकारीर बाकी हैं, मैंने भी तकरीर करनी है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने लोग खरीदे हैं वो मार्शल लॉ लगाने के जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से बालातर नहीं है, हुकूमत इंतखाबात चाहती है। मेरी अपोजिशन रहनुमाओं से आज भी इस हवाले से बात हुई है। सियासी जमातों के रहनुमा सब ज़हनी तौर पर इंतखाबात के लिए तैयार हैं। अदालत और फौज का काम नहीं कि सियासतदानों के मसले हल करवाएं, सियासतदानों को मिल बैठकर बात करनी चाहिए। ये कहना था फवाद चौधरी का। इस वक्त हमारे साथ मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे पहले बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना फजल रहमान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हामिद मीर साहब, सलीम साफ़ी साहब और शाहजेब खानज़ादा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमती ज़राए तो ये कंफर्म कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के आज वोटिंग होने का इम्कान नहीं है, तकारीर बहुत सारी बाकी है। ये अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा है। आपको क्या लग रहा है, हुकूमत वोटिंग करवाएगी नहीं करवाएगी? हुकूमत अगर उसके कुछ उसूल हैं या वो अपने आप को किसी कानून या किसी आइन का अपने आप को पाबंद समझती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है कि आज के बाद मज़ीद कोई मोहलत अदम एतमाद पर वोटिंग के अलावा नहीं है। और अगर आज वो वोटिंग नहीं करते तो मेरे ज़ाती नज़र में वो तौहीन अदालत की मुर्तकिब होते हैं। इस हवाले से कोई इसमें न कोई इस्तराब है, न कोई कन्फ्यूजन है, न कोई दो राय हो सकती है। तो अदालत ने तो एक एक चीज़ बड़ी वाज़ेह करके उनको हिदायत दी है, उनके फैसले भी मुत्तफ़क़ा हैं। तो मुत्तफ़क़ा फैसलों की भी एक अपनी अहमियत होती है और एक बहुत बड़ी दलील बन जाती है वो, जब अदालत में बहुत से जजेस हों और उसमें सब इत्तेफाक करें एक फैसले पे। तो मेरे ख्याल में तारीख़ का एक अज़ीमुश्शान फैसला था कि जो कौम के लिए भी मंजूर था और उस हवाले से उन्होंने बाहमी इत्तेफाक राय भी किया। मौलाना साहब, जिन हुकूमती ज़राए से हमारी बात हुई वो कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है,
अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी है तो वो भी लग जाए, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो अगर आज वोटिंग नहीं करवाई जाती तो ऑपोजिशन का लाएमल क्या होगा? देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है, लेकिन जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा एक्ट सामने आ जाए कि जिस पर यह सवाल उठे कि वो आइन के मुताबिक है या नहीं है, तो फिर अदालत को रुजू करना पड़ता है। और जिस वक्त एक मसला अदालत में चला जाता है तो फिर पार्लियामेंट भी अदालत का उतना ही एहतराम करती है जितना कि कोई आम फर्द किया करता है। लिहाजा इदारे भी सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं। आज फौज कहे कि हम तो खुद एक मुस्तकिल इदारा हैं और हम अपने फैसलों के किसी के पाबंद नहीं हैं, लेकिन जब कोई एक केस चला जाए कोर्ट में और उसकी तरफ रुजू हो जाए और बाद अज रुजू वहां से एक फैसला सादर होकर आ जाए तो फिर सब पर उसको इसकी पाबंदी लाजिम हो जाती है। हजार आप उससे इख्तिलाफ करें, ये अपनी जगह पर है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको अमली तौर पर कबूल करना, चाहे ज़हनी तौर पर आप कबूल न भी करें, ये आप पर लाजिम हो जाता है। लिहाजा मामलात को अमदन गंभीर सूरत हाल की तरफ ले जाया जा रहा है। और बिल्कुल उसी तरह कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को मरदूद करार दिया तो शैतान ने कहा कि मुझे तो आपसे मरदूद कह कर दिया, लेकिन मैं भी तो अब तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो ये भी उसी तरह की एक लब लहजा है और एक धमकी है कि तुम तो मुझे निकाल दोगे, लेकिन फिर मैं भी लोगों को, मुल्क को तबाह करूंगा, बहराने पैदा करूंगा, खतरनाक साबित होगा, वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की चीजें ऐसे शख्स से बड़ी मुतवक्के हैं। और ये एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ कि अगरचे फैला है हर सू ये जब्र का मौसम, बाहर आके रहेगी उन्हें खबर ही नहीं। लेकिन मौलाना साहब, बाहर वाकई आएगी, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हुकूमत की ख्वाहिश है कि आमरीत हो, और अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी ने इसकी बिल्कुल उलट बात की। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने लोग खरीदे हैं वो माशाल्लाह लगाने के जिम्मेदार हैं। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? बाहर की तरफ जाते हुए नहीं नजर आ रहे। खरीद और गैर खरीद की सारी बातें जो हैं वो भी कोर्ट में हैं। ये इस किस्म की बातें करना, जब तुम उसके इन्हीं लोगों को ला कर जहाज़ों में बिठा कर ला रहे थे और सब कह रहे थे कि आप किन के सहारे पे हुकूमत बना रहे हैं, उस वक्त तो ये बाज़मीर थे, लेकिन जब वो आपके खिलाफ मैदान में आ गए हैं तो अब ये लोटे बन गए हैं। इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना ये बजात खुद अखलाकी गिरावट की एक बहुत बड़ी दलील है। बुहरान पैदा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा, पार्लियामेंट की अक्सरियत का फैसला नहीं माना जा रहा, पार्लियामेंट को सुप्रीम भी कहा जा रहा है, फिर भी उसकी अक्सरियत के सामने उसके फैसले के सामने रोड अटकाए जा रहे हैं। तो अमरीत की तरफ कौन लेके जा रहा है? इस एक्ट को आप देखें और फिर अंदाजा लगाएं कि क्या ये हुकूमत की तरफ से अमरीत की तरफ ले जाने वाले इक़दामात हैं या अपोजिशन की तरफ से अमरीत की तरफ ले जाने वाले इक़दामात हैं। सही। मौलाना साहब, हमारे साथ सलीम साफ़ी साहब, हामिद मीर साहब और शाज़िब खानज़ादा भी मौजूद है, अगर ये सवाल करना चाहें। जी साफ़ी साहब। मौलाना साहब, एक बात ये चल रही है कि जी वो ये गारंटी चाहते हैं कि, और शायद हकीकत भी है कि अगर आप नैब केसेस ना चलाए जाएं और ये जो आइन शिकनी हुई है इसके मुकदमात कायम ना किए जाएं तो वो असद कैसर को इजाज़त दे देंगे कि जी वो वोटिंग करा दे। तो इस्लाम तो वैसे भी माफ़ी का और सिला-रहमी का दरस देता है, तो आप लोग आम माफ़ी उनके लिए क्यों डिक्लेयर नहीं कर देते ताकि वो कर लें? ये गारंटी क्यों नहीं? साहब, इसकी पूरी सियासत का जो महवर था वो ये बात हुआ करती थी कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं लूंगा। तो आज अगर इस किस्म की वो बात कर रहा है कि मुझे गारंटी चाहिए, तो इस गारंटी का तो माना यह है कि अब वो चाहता है कि मुझसे जराइम हुए हैं, पहले मेरे जराइम का आप एहतसाब ना करें। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं कि हमने कब कहा है कि हम उसके खिलाफ मुकदमात लगाएंगे? हमने कब कहा है कि हम नेब के जरिए से उनके खिलाफ जो है उनको गिरफ्तार करेंगे? जब अपोजिशन ने हमेशा मुस्बत बात की है कि हमने मुल्क को तरक्की देनी है, हमने मईशत बेहतर करनी है, हमने आम आदमी की हालत बेहतर करनी है, हमने एक अच्छा बजट देने की तरफ जाएंगे, तो ये बातें तो अपोजिशन ने कही ही नहीं है और हम तो मनफी सोच की तरफ जाना ही नहीं चाहते। इस मनफी सोच के साथ तो वो बरसद इक़्तिदार में आए थे
तो अपना चेहरा उनको शीशे में नजर आ रहा है और वो समझता है कि जो मैंने बोया था वही शायद मैं काटूंगा। लेकिन अपोजिशन ने ऐसी कोई बात नहीं कही, बल्कि बड़ी वजाहत से कहा है कि हमारा जहन इंतकाम के हवाले से नहीं है, बल्कि मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देना और तरक्की देना और इस्तेहकाम देने के हवाले से है। सही जी। शाहजेब जी मौलाना साहब, एक तो ये कि क्या किसी तीसरे इदारे की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से पैगाम आया है कि उनके खिलाफ कोई केसेस नहीं होंगे, और क्या ये भी कम्युनिकेट किया गया है कि इस्तीफ़ा भी नहीं मिलेगा, वोटिंग भी नहीं होगी, या तो नए इलेक्शन करा लो या फिर मार्शल लॉ? देखिए, ये बातें तो ऐसे एक जिस तरह अहमकाना किस्म की बातें होती हैं, मेरे ख्याल में एक मस्खरे का दौर था जो मुक्त किया। और अब इस वक्त आप खुद अंदाजा लगाएं कि जाते जाते जिस तरह वो बहरान पैदा कर रहा है और जिस तरह के वो गैर माकूल किस्म के इक़दाम कर रहा है, जब ये इक़्तिदार में आया था तो उस वक्त उसने किस किस्म के तरले किए होंगे और क्या क्या उन्होंने अपने अंदाज इख्तियार किए होंगे। ये वो लोग हैं कि जो इक़्तिदार के बगैर, जैसे मछली जो है वो पानी के बगैर गुजारा नहीं कर सकती, ये भी गुजारा अब नहीं कर सकेंगे। तो इस हवाले से उनके गिर्द कुछ लोग ज़रूर वो हैं कि जो हैं तो इसकी अपनी मर्जी से, लेकिन वो मुल्क को माशाअल्लाह की तरफ धकेलना चाहते हैं, आमरीत की तरफ धकेलना चाहते हैं। और जो कुछ अब तक ये कर रहे हैं, ये सारे के सारे अंदर से एक आमिराना जहनीत की अक्कास है। लिहाजा जो अंदर से आमिराना जहनीत के अक्कास होते हैं वो मुल्क की हालात को भी उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने जो रास्ता इख्तियार किया है वो पार्लियामेंट का रास्ता है, वो जमहूरी रास्ता है, वो आईनी रास्ता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उस महाज पर अब ये हार चुका है, तो फिर इसको हम क्या कहें, बोखलाहट के अलावा हम क्या कहें, पागलपन से आगे जाकर बावलेपन होने का, इसके अलावा हम और क्या नाम दें उसको। जी तो फजल रहमान मी साहब सवाल करेंगे आप? अच्छा फजल रहमान साहब, ये बताइएगा कि आज भी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि मेरी ऑपोजिशन के लोगों से बात हुई कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए और ये फैसला सियासतदानों ने करना है, ना कि अदालत और फौज ने ये करना है। तो क्या अभी भी इस पे कोई वे आउट निकल सकता है कि इलेक्शंस की तरफ बात की जाए हुकूमत के साथ बैठकर? फवाद चौधरी को हम वो हैसियत नहीं देते कि जो वो मुंह से निकाल ले हम उसको फलसफा समझ लें और बड़ी उसको आप छोड़िए। हम इलेक्शन की तरफ जाना इसलिए चाहते हैं कि हमने 4 साल इलेक्शन ही के लिए मुहिम चलाई है, लेकिन हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, गदला इलेक्शन नहीं चाहते। हम ये भी कह चुके हैं कि हमें इलेक्शन चाहिए, इस्लाहात के साथ चाहिए। और अभी जो इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कोर्ट में बयान दिया है, उससे भी यही वो समझते हैं कि 16 खतूत हमने लिखे हैं कि ये इस्लाहात होनी चाहिए, इसके बगैर इंतखाब नहीं होना चाहिए। जिसका कता कलामी की माजरत, नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले क्या इम्कान है कि इलेक्शंस की तरफ राजी हो जाए ऑपोजिशन? कोई इसका इम्कान बाकी है अभी? हज़रत अदम एतमाद एक आईनी रास्ता है। खुदा के लिए रास्ते तब्दील करना और अपने एक आईनी इक़दाम और आपके खिलाफ जो कुछ हो रहा है उससे बचने के लिए हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इस्लाहात के साथ जाना चाहते हैं। ये कमीशन फौरन इंतखाबात की पोजीशन में है या नहीं है, हल्काबंदियां नहीं है, मर्दमशुमारी नहीं है, फाटा उसी तरह पड़ा हुआ है, बहुत सी चीजें हैं। और इस्लाहात के लिए कमीशन खुद कहता है कि हमने इनको 3 साल में खतूत लिखे हैं और एक का जवाब हमें नहीं दे रहा। तो हम इतना फौरी तौर पर जल्दी से इलेक्शन करने की पोजीशन में नहीं है। लिहाजा अगर इस्लाहात होती, हमें इंतखाबी निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात न होती, तो फौरन इलेक्शन में जाने में कोई माने नहीं था। लेकिन अब जो ये सवाल पैदा हुए हैं, तो गदले पानी से हम गदले पानी में उतरने के लिए तैयार नहीं है। हम गदले पानी से शफाफ पानी में उतरने की तरफ जाना चाहते हैं। मौलाना साहब, सलीम साफ़ी अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मुस्तफ़ा कोकर साहब ने, जो कि पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी हैं, सेनेटर भी, ने एक ट्वीट में मुतालबा किया है कि अगर आज वोटिंग नहीं होती और हुकूमत आइन शिकनी करती है तो आर्मी चीफ को खुल के बयान जारी करना चाहिए कि फ़ौज आइन और अदलिया के साथ खड़ी है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान साहब ये साजिश कर रहे हैं कि मामले को उस तरफ ले जाएं कि फ़ौज को मुदाखलत करना पड़ जाए। तो इस हवाले से
पीडीएम का क्या मौक़िफ़ है? मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर की हमनवा है और या कि नहीं, ये उनकी ज़ाती राय है? आप लोग क्या तवक्को करते हैं फ़ौज से? देखिए, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हमारे बरखुरदार हैं, लेकिन उनका बयान पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है। और मैंने अगर बात करनी होगी तो मैं किसी पार्टी के ऑफिशियल बयान पर रद्द-ए-अमल दे सकता हूं। जिन हालात में कोई शख्स मुतासर होकर एक बात कर सकता है, इसी तरह उन्होंने भी हालात के इस जबर को सामने रखते हुए अपने जज्बात का इजहार किया है। अगर तो ये पीपल्स पार्टी का बयान होगा या उसकी क़ियादत का बयान होगा या उसकी ऑफिशियल हैसियत होगी तो फिर मैं ज़रूर उस पर तबसरा करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनके अपने जज्बात हैं, हालात से दिल भर आया है उसका और अपने जज्बात का इजहार वो कर रहे हैं। हमारे बरखुरदार हैं, हम उनके जज्बात का लिहाज रखेंगे, लेकिन ये है कि चूँकि इस किस्म का बयान जो है वो किसी सियासी जमात का अभी ऑफिशियल बयान नहीं है। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हेडलाइन ब्रेक की तरफ जाएंगे और इसके बाद साहब शाहजेब खानजादा और सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली का इजलास एक मरतबा फिर 9:30 बजे तक मुलतवी हो चुका है। अब से कुछ देर पहले अपोजिशन लीडर्स, जो अपोजिशन मेंबर्स हैं, वो अपनी बेंचेस पे खड़े हुए और उन्होंने वोटिंग के नारे लगाए, जिसके बाद स्पीकर ने जो है इजलास मुलतवी कर दिया। अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, मीर साहब ने शाम को भी ये खबर दी थी कि 2 चीज़ों पे हुकूमत चाहती है कि नेगोशिएशन हो और उसके बाद वो वोटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसमें से एक ये थी कि एनआरओ चाहिए कि नैब के जरिए केसेस ना खोले जाएं हुकूमती अरकान के, और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ एक्सेप्टेबल नहीं, उनकी जगह किसी और को वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो शफकत महमूद साहब ने कहा कि डिसइंफॉर्मेशन है, ऐसी कोई डिमांड हुकूमत की जानिब से नहीं रखी गई है। मीर साहब, ये शफकत महमूद साहब ने वैसा ही दावा किया जैसा कि कल शरी मज़ारी ने किया था कि इरशाद भट्टी को जियो से सैक कर दिया गया, ठीक है, और आपको पता है कि इरशाद भट्टी को जियो से सैक नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि शफकत महमूद साहब जो हैं, जितना इनको मैं जानता हूँ, ये बज़ाहिर तो इमरान खान साहब के बड़े लॉयल हैं, लेकिन ये जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये जो पैगाम रसानी कर रहे हैं, उसमें शफकत महमूद साहब शामिल नहीं है और शायद उनको पता भी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जहाँ तक मैंने सुना है कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ग्रुप है, जिसमें शफकत महमूद साहब अपने आप को इंक्लूड समझते हैं कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, इन्होंने तो जियो का बायकॉट नहीं किया हुआ है। जियो का बायकॉट तो तहरीक इंसाफ ने वैसे ही किया हुआ है। तो ये फिर जियो को क्यों देखते हैं? और आपकी खबर देख के तो आपको मैसेज कर रहे हैं कि जी के देखने का बायकॉट नहीं, बात मुकम्मल करने, देखने का बायकॉट नहीं किया। अच्छा चले, देखने का बायकॉट नहीं है। देखें, शफकत महमूद साहब जो हैं वो उनको थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब ने उनके साथ क्या क्या गलत बयानी की है। इमरान खान जिन लोगों को भेज रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें पहले असद उमर साहब थे, फिर असद उमर साहब को निकाल दिया। अब उसमें 2 मिनिस्टर्स हैं और उन 2 मिनिस्टर्स के इनके साथ, शफकत साहब के साथ तल्लुकात ठीक नहीं, ये मुझे पता है, ठीक है। तो शफकत साहब भी यहीं पे हैं और मैं भी यहीं पे हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वो दूसरा कोई चैनल नहीं देखते, सिर्फ जियो ही देखते हैं, और जियो देख के फिर आपको मैसेज करते हैं कि ये खबर गलत है। शफकत, हाँ अब आप बताएं। मैं आपकी तायद पे बात की, शफकत साहब से कहें कि परवेज़ खटक साहब हल्फ उठा के इनकी बात की तायद कर ले तो हम अपनी बात वापस ले। साहब ने 2 नाम लिए, एक परवेज़ खटक का और एक अली जैदी साहब का। मैंने कोई नाम नहीं लिया, ये नाम दोनों आपने ले लिए हैं, ट्वीट पे तो चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि परवेज़ खटक साहब हल्फ उठा के शफकत महमूद की बात की तायद कर दे तो ठीक है। पहले भी ये हुआ था कि पहले भी इमरान खान ने परवेज़ खटक को भेजा पिंडी और उनको कहा कि आप हमें सेफ एग्जिट लेके दें, फेस सेविंग चाहिए, और बाद में उन्होंने आके मीटिंग की और उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैंने तो नहीं किसी को बताया, वो मैंने तो किसी से रब्ता नहीं किया, वो हो सकता है मेरे किसी मिनिस्टर ने खुद ही रब्ता कर दिया हो। ये शफकत महमूद साहब, शिबली फराज साहब, ये सारे लोग जो है ना, ये इन मामलात से उसी तरह बेखबर है जिस तरह आम लोग होते हैं। आपने देखा ना, उस रोज़ इमरान खान साहब ने किसी एक MNA से, किसी एक बंदे से, इन लोगों से आप उससे कसम दे के कहे कि आपसे मशवरा किया था कि मैं सुबह असम्बली तोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, एक जो आपने बात की उसी किस्म का एक ट्वीट मोहसिन बेग साहब का भी है। उन्होंने परवेज़ खटक और अली जैदी का नाम लिया। मैंने अली जैदी साहब को वो ट्वीट भेजा और उनसे पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है, उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं वो असेंबली में बिजी है या कहीं और है। के मुताबिक अली जैदी की इतनी अहमियत नहीं है। अच्छा, हाँ, आप कह रहे हैं कि अली जैदी साहब नहीं थे क्योंकि ये
मोहसिन बेग साहब का तो ये ट्वीट है कि ये लोग गए थे। अच्छा जी शाहजेब, जरा बताइएगा अब आपको क्या लग रहा है? तरला कर रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब भेजते थे वो परवेज खटक साहब को। सही। एजाज सैयद है हमारे साथ इस वक्त? अच्छा ठीक है, हम उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जी शाहजेब, अब हुकूमती ज़राए तो कह रहे हैं कि आज जो है वोटिंग नहीं होनी है, लेकिन उससे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि आज पार्लियामेंट में बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आमरीत का जिक्र किया कि हुकूमत चाहती है कि मामलात को आमरीत की तरफ धकेले, और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो खरीद व फरोख्त हुई है उसकी वजह से अपोजिशन जो है मामलात को लेकर जा रही है मार्शल लॉ की तरफ। देखिए मसला ये है कि जो खरीदो फरोख्त है, जो 176 नंबर है, उसमें हुकूमत के खरीदे हुए MNS का तो कोई किरदार नहीं है। 176 तो वो हुकूमत के इत्तेहादियों की वजह से है जो उनके साथ चले गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, फिर काफ लीग के 2 वोट हैं, फिर MQM है। तो 176 की जो अक्सरियत है जो इस वज़ीर आज़म खो गए हैं और अपोजिशन के पास है, उसमें तो पैसे चलने का या फिर मुनहरिफ अराकीन का कोई किरदार नहीं है। अब ज़ाहिर है जो हामिद मीर साहब की खबर है, इसकी अपोजिशन ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत गारंटी चाहती है इमरान खान साहब के उनके और उनके वज़रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, मगर हुकूमती वज़रा इसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। शफकत महमूद साहब ने हमसे भी बात की, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर एक चीज़ ज़रूर है कि ख़ुद इमरान खान साहब का ये प्लान था शहजाद कि इलेक्शन से पहले पूरी मशीनरी को इस्तेमाल करके जहां FIA के जरिए हो सके वहां FIA के जरिए, नैब पहले बहुत इस्तेमाल कर लिया है, मगर जहां नैब के जरिए हो सके नैब के जरिए, और फिर पीका ऑर्डिनेंस वो लेके आए थे जहां उसके जरिए हो सके उसको इस्तेमाल करते हुए मीडिया में जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं या फिर जो अपोजिशन है उनको बंद करना है ताकि 2023 के इलेक्शन में जा सके। जो मेरा प्लान था वो मेरे ऊपर ही ना अप्लाई हो जाए। जो मैं चाहता था कि किसी भी तरीके से ओपोजिशन के जो लीडिंग रहनुमा हैं, जिनमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब भी हैं, 2023 के इलेक्शन से पहले उन्हें जेल में डालना है किसी भी तरीके से, और इलेक्शन को मैनेज करना है, मीडिया को भी मैनेज करना है, एक अपनी मर्जी की तकरीरी करनी है। उसमें ये जो प्लान है कि जेल में डालने वाला और केसेस बनाने वाला वो मेरे खिलाफ ना इस्तेमाल हो जाए अगले इलेक्शन से पहले, जिसके लिए वो गारंटी चाह रहे हैं, जिसकी इतलात आ रही है अपोजिशन की तरफ से, और हामिद मीर साहब जो खबर दे रहे हैं। सही, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। गालिबन आपके पास कुछ इतलात हैं। आजम खान ने खत लिखा है सेक्रेटरी दाखिला को साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी के हवाले से। जी बिल्कुल शहजाद आजम खान जो कि सेक्रेटरी हैं टू प्राइम मिनिस्टर और वजीर आजम इमरान खान के बड़े करीबी जाने जाते हैं, उन्होंने आज की तारीख में एक खत लिखा है जो सेक्रेटरी दाखिला उनको मौसूल हो गया है, और उस खत में जो मदरजात हैं वो बड़े हैरान कुन। उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से वज़ीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी के इंतजाम अमल में लाए जाएं, और उन्होंने कहा है कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम फुल प्रूफ अमल में लाए जाएं, और जो मुजवजा तरीकाकार है सिक्योरिटी का, साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी का, उसको अपनाया जाए। इसका तरीकाकार ये होता है कि सेक्रेटरी इंटीरियर खत मिलने के ऊपर जो फौरी तौर पे खत को मुतलका एडिशनल सेक्रेटरी के हवाले करता है, और ऐसा ही किया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी 1 है अयूब साहब, उनके हवाले कर दिया गया है ये खत। अब एक कमेटी बनी हुई है जो कि पुलिस हुकाम और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर मुश्तमिल है। वो कमेटी साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से जो इमरान खान को सिक्योरिटी मिलनी है उसकी एक असेसमेंट करेगी, और उस असेसमेंट की रोशनी में साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान को सिक्योरिटी इंतजामात उनके किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी इसी नोयत का खत कुछ दिन पहले लिखा था सेक्रेटरी इंटीरियर को, लेकिन अहम बात यह है कि सेक्रेटरी टू PM इमरान खान के PM के सेक्रेटरी की तरफ से ये खत आना इस बात का इजहार है कि इमरान खान की वज़ारत उज़्मा से सुपुर्दोशी की तैयारियां हो चुकी हैं। वो खुद जाएंगे या उन्हें किसी तरीके से भेजा जाएगा ये तो बात वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान की तरफ से खत सेक्रेटरी इंटीरियर को मौसूल हुआ है, और उन्होंने कार्रवाई के लिए इसे एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला 1 के हवाले कर दिया है। जी एजाज, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक ये ख़त किस तारीख़ की है, और क्या इसमें इमरान खान के लिए साबिक वज़ीर आज़म के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं या कि नहीं? ये सलीम भाई बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मेरी इतलात के मुताबिक आज के दिन ये खत मौसूल हुआ है, और आज ही के दिन जो सेक्रेटरी इंटीरियर है उन्होंने इस पर कार्रवाई की है, और इस खत के मंदरजात मैंने नहीं पढ़े, लेकिन जिन लोगों ने ये मंदरजात पढ़े हैं उन्होंने मुझसे ये शेयर किया है। उनके मुताबिक इस खत में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से जो सिक्योरिटी इंतजामात किए जाते हैं इमरान खान साहब
उसके लिए वो सिक्योरिटी इंतजाम, वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए वो इंतजाम किए जाएं और जो मुजवजा तरीकाकार अपनाया जाता है उस तरीकाकार को अपनाया जाए ताकि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है उसको फुल प्रूफ बनाया जाए। आइंदा चंद दिनों में जाहिर है ये बातें मजीद क्लियर होंगी। अगर इमरान खान साहब आज भी अपने ओहदे से सबकदोश होते हैं, इस्तीफा देते हैं या किसी और तरीके से भी सबकदोश होते हैं, तो अभी उनके पास वजीर आजम की सिक्योरिटी 10 दिन तक वो बदस्तूर वही रहेगी जो उनके पास पहले से थी। लेकिन इस दौरान एक कमेटी कायम होती है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की, उसमें आईजी सतह के पुलिस अफसर होते हैं, एडिशनल आईजी होते हैं और जो स्पेशल ब्रांच इस्लामाबाद के जो सरबराह हैं वो भी एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं इस कमेटी के। वजारत दाखिला के हुकाम होते हैं, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों के हुकाम होते हैं, वो असेसमेंट करते हैं। एक असेसमेंट रिपोर्ट लिखी जाती है वजारत दाखिला को। जितने भी साबिक वज़राए आज़म हुए हैं उनको जब वो अपने ओहदों से सबकदोश हुए तो उनकी सिक्योरिटी के लिए एक असेसमेंट बनाया गया। वही तरीकाकार इस केस में भी अपनाया जा रहा है और उसी तनाजर में सेक्रेटरी टू पीएम आजम खान साहब ने यह खत लिखा है जिस पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज सईद हमारे साथ मौजूद है। ये एक यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, अगर जी प्लीज देखें, ये जो सारा जो बहरान है बज़ाहिर इसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर डाली जा रही है जी, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जिम्मेदार अपोजिशन भी है। वो कैसे कि नवंबर 2021 में जब अपोजिशन की कुछ अहम शख्सियात ने ये तय कर लिया कि अब हमने तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को निकालना है, तो मिड ऑफ नवंबर में एक मीटिंग हुई और उसमें अपोजिशन के एक अहम रहनुमा ने बाकी अपने साथियों से कहा कि हम बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद क्यों लेके आ रहे हैं, हमें पहले स्पीकर के खिलाफ लानी चाहिए और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम इमरान खान के खिलाफ ले आएंगे तो ये कोलैप्स कर जाएंगे। तो वो जो अपोजिशन के रहनुमा है उन्होंने कहा कि इमरान खान को आप अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो रेजिस्ट करेगा? तो जो बाकी सारे अपोजिशन के रहनुमा थे उन्होंने कहा नहीं, हमारा नहीं ख्याल वो रेजिस्ट करेगा, क्योंकि अब हालात ऐसे पैदा हो गए। मैं नवंबर की बात कर रहा हूँ तो आपको समझ आ गई होगी कि हालात ऐसे पैदा हो गए कि अब इमरान खान जो है वो खड़ा नहीं हो सकता। तो इन्होंने इमरान खान को काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया। इनका ख्याल है कि जिस तरह ये लोग आइन और कानून को मानते हैं उसी तरह इमरान खान भी मानते हैं। उसके बाद जनवरी 2022 में जब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे एक पेज पे आ गए और बैकडोर चैनल से सब कुछ तय हो गया कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और किसका क्या शेयर होगा और कौन कौन सी जो जमात है वो इसमें शामिल होगी। तो ये जो इत्तेहादी जमातें अब इनके साथ आई हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये मामला तो काफ़ी देर पहले के तय हो गए हुए हैं। दो इत्तेहादी जमातों ने इनको कहा कि स्पीकर असद कैसर बहुत लॉयल है इमरान खान के साथ, आप पहले उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं। इन्होंने कहा नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, वो जब हम लाएंगे तहरीक अदम एतमाद तो ये भाग जाएंगे सारे। तो इस वक्त जो इमरान खान साहब, उनका मुतालबा दुरुस्त साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आज जो इस वक्त जो इमरान खान साहब कर रहे हैं तो हम उन पर तनकीद कर रहे हैं और हमारी तनकीद जायज़ है कि वो आइन और कानून को नहीं मान रहे। लेकिन हमें यह भी मानना चाहिए और अब अपोजिशन को ये रियलाइज़ करवाना चाहिए कि जब आप ही के कुछ साथी आपको ये कह रहे थे कि इमरान खान की बजाय पहले स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के, तो उस वक्त इन लोगों ने कहा कि नहीं, इमरान खान जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। जैसे वो एक सियासी सोच ये होती है कि ये वार जो है ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, वो एक ही मर्तबा हो सकता है, 2 मर्तबा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी सिंध हाउस में एक्सपोज कर चुके थे कि कौन कौन से लोग इस तरफ आ चुके हैं। हाँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके जो इत्तेहादी, इमरान खान के इत्तेहादी अब उनको छोड़ के इनके पास आ गए हैं। उनके साथ बातचीत तो पहले से चल रही थी। उनमें से 2 जमातों ने इनको कहा था कि पहले स्पीकर के खिलाफ लेके आओ। फिर खुद मैंने एक की प्लेयर जो है अपोजिशन के, मैंने उनसे कहा कि आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इमरान खान को, आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को ले। वो कहते हैं वो क्या कर सके, डिप्टी स्पीकर क्या कर लेगा। मैंने कहा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो बड़ी हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं और वो हर्डल्स अब आपके सामने हैं। तो इसमें जो अपोजिशन है उसकी नाकस मनसूबाबंदी और इमरान खान को मिसअंडरस्टैंड करना, ये 2 जिम्मेदारियां मैं समझता हूं कि हमें अपोजिशन पे भी आयद करनी चाहिए। शाहजेब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो, साथ में इस बात का जवाब भी दीजिएगा कि अभी भी कुछ देर बाद जो है वो वफाकी काबीना का इजलास होना है। जैसे सलीम साफी की खबर है कि कल भी 3 से 4 वुज़रा ऐसे थे जो कि इस बात के हक में थे कि हमें वोटिंग को डिले करना चाहिए, नहीं करवानी चाहिए। बाकी सारे कह रहे थे वोटिंग पर जाना चाहिए, इस मामले को मजीद ड्रैग ऑन नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि आज जो पूरा दिन गुजरा है असेंबली में, उसके बाद मजीद वॉइसेस होंगी काबीना में जो ये एडवाइस करेंगी कि हमें अब मामले को खत्म करने की तरफ जाना चाहिए?
शहजाद, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड आपको कहते नजर आएंगे कि ये मामला ख़राब हो रहा है। जब वज़ीर आज़म की मुलाकात इंटरनेशनल मीडिया से हुई तो हमारी कुछ इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ियों से भी बात हुई और उन्होंने भी बताया कि वुज़रा बहुत कंसर्न थे कि वज़ीर आज़म जिस लाइन पर जा रहे हैं, और एक दो दफ़ा जब बात करते हुए वुज़रा ने कुछ ऐड करना चाहा वज़ीर आज़म की बात पर तो वज़ीर आज़म ने उन्हें खामोश कर दिया। जब ये खबर वज़ीर आज़म ये बात कर रहे थे कि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नतीजा नहीं मानूंगा। मगर देखें, ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब के पास प्लान नहीं है। अपोजिशन को हमेशा लगता है कि प्लान नहीं है, मगर उनके पास प्लान है। आप ये देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि अपोजिशन वोट से भाग रही है, मगर वो पंजाब में अपनी हुकूमत लाना चाहते हैं। और मोनी सलाह ये बता चुके हैं कि वज़ीर आज़म से हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि सूबों में हुकूमतें रहेंगी, वफाक में हुकूमत नहीं रहेगी, वफाक में इलेक्शन होगा। वो खैबर पख्तूनख्वा में भी अपनी हुकूमत नहीं गिरा रहे हैं। उन्होंने उस्मान बुज़दार से इस्तीफा लिया, हालांकि उनसे वो असेंबलियाँ तहलील करा सकते थे और इलेक्शन में जा सकते थे, मगर इस्तीफा लेके उन्होंने नॉमिनेट कर दिया परवेज इलाही साहब को, क्योंकि उनका प्लान यही है कि अब उन्हें इदारों की तरफ से 2018 की सपोर्ट नहीं है, इसलिए उन्हें पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत रखनी है, हुकूमत रख के इलेक्शन लड़ना है और जितनी मैनेजमेंट कर सकते हैं करने की कोशिश करनी है। क्योंकि इमरान खान साहब न्यूट्रल अंपायर की बात हमेशा की उन्होंने, मगर जब इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल हुआ तो आपने देखा डस्का में उन्होंने उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उठा लिए। स्पीकर देख लें, अंपायर है आज, वो कितना न्यूट्रल है। फौज न्यूट्रल हुई तो उन्होंने जानवर कह दिया कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो इमरान खान साहब न्यूट्रलिटी को पसंद नहीं करते हैं। मीडिया न्यूट्रल हो तो उन्हें उसमें भी लगता है कि ये कोई साथ दो, तो वो चाहते हैं कि जितनी मैनेजमेंट कर सकते हैं 2 सूबों में हुकूमत रख के मैनेजमेंट करके अगले इलेक्शन में जाया जाए और अपोजिशन किसी भी तरीके से इस बात के लिए मान जाए, इदारे अपोजिशन को मजबूर कर दें। मंतक यही नजर आ रही है। इसीलिए अक्रॉस द बोर्ड इलेक्शंस वो अगर करवाना चाहते तो केपी असेंबली डिसॉल्व कर देते, वक्त पे पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि केयर टेकर सेटअप आ जाता और वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत पंजाब में भी रहे, जो कि पता नहीं मुमकिन होता है या नहीं, और खैबर पख्तूनख्वा में भी रहे, ताकि जब कौमी असेंबली के इलेक्शंस हो तो वहाँ पर वो केयर टेकर सेटअप ना हो इन दोनों सूबों में, वहाँ पर इनकी अपनी हुकूमत हो। मरियम औरंगजेब साहिबा अब से कुछ देर पहले हमारे साथ थी, लेकिन शायद राब्ता उनका मुनक़ता हो चुका है। तो 4 आपने कहा कल ऐसी एडवाइसेस थी जो कि कह रहे थे कि वोट को हमें डिले करना चाहिए, जिसमें आपने कहा फवाद चौधरी, बाबर अवान, शीरी मजारी। देखिए आज कुछ बदले का माहौल इनमें से। मरियम औरंगजेब साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मरियम साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हर थोड़ी देर बाद वक्फा हो रहा है इजलास में। हुकूमती जराए तो ऑलमोस्ट ये बात हमें वाजे कर चुके हैं कि आज वोटिंग तो नहीं होनी। अब क्या लाएमल होगा अपोजिशन का? जी शहजाद, मेरी आवाज आ रही है? बिकॉज यहाँ सिग्नल की जी आपकी आवाज आ रही है। हॉल में। थैंक यू शहजाद। मैं तो यही कह सकती हूँ कि जो तमाशा यहाँ लगा हुआ है वो सरियन आइन शिकनी है, और बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है और आज वोटिंग होनी है, आज 7th डे है, डिबेट्स में ये इंडल्ज हो रहे हैं जानबूझकर और ये इसको डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि ये आखिर कब तक इस वोटिंग से भागेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके तहत अगर ये वोटिंग नहीं कराते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अप होल्ड किया है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इनकी क्या इसके, और ये तो इमरान खान साहब तो अगर फॉर एग्जांपल अगर इस्तीफा दे देते हैं तो पीछे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और जो सेक्रेटरी नेशनल असेंबली और स्टाफ है वो तो सारे 3 साल के लिए सजा और 5 साल के लिए नाअहली है, सीधा उसकी सजा है। जी मरियम साहब, इस पर मेरी 2-3 लोगों से बात हुई हुकूमत में, उन्होंने कहा, बल्कि अभी तो कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने ऑफिशियली भी ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से बालातर नहीं है। वो कह रहे हैं ये फैसले पार्लियामेंट ने करने हैं कि सेशन कब बुलाना है, कैसे बुलाना है। इस हवाले से उन्होंने आज रिव्यू पिटीशन भी दायर कर दी है। तो नहीं, बालातर वो तैयार है कि अगर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना है तो लगा दें, वो मेंटली इस बात पे तैयार है आई थिंक हुकूमत वाले। देखिए ये तो बदमाशी है ना, और तो अगर सुप्रीम कोर्ट बालातर नहीं है तो हुकूमत और फवाद चौधरी और इमरान खान कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया है, मतलब अगर आप बदमाशी करके और अगर आप इस किस्म का रवैया रखकर ये कहेंगे कि कल को कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मदाखलत का उसका इख्तियार नहीं है, ये किस किस्म की रवैया है? पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पाकिस्तान से बाहर फॉरेन मीडिया में आपके मुल्क की आज तस्दीक हो रही है, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? हर कोई रिडिक्यूल कर रहा है। आप ये देखें कि आप किस किस्म, एक अपनी अना, अपनी जिद, अपना जो एक ईगो है उसके पीछे आपने पूरे का पूरा पार्लियामान, पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने दांव पे लगाया हुआ है। अच्छा मरियम साहब, आपने ये भी कहा कि आज 7वां दिन है, बनाया हुआ है, आज 7वां दिन है, तो आप क्या ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि 7वें दिन बाद हुकूमत कहेगी कि 7 दिन तो मुकम्मल हो गए, अब नहीं हो सकती वोटिंग? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो बड़ा क्लियर था कि ये सेशन प्रोरोग नहीं हो सकता। अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाए तो इसके बाद अगला वजीर आजम भी इसी सेशन से ही मुंतखब होना है, तो प्रोरोग तो नहीं हो सकता। देखिए इस पे बड़ा कैटेगोरिक ये नहीं हो सकता कि ये कहें कि जी ये 7वां दिन है और उसके बाद वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। ये बनी गाला नहीं, ये पार्लियामान है,
ये इमरान खान का हुक्म नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन उनको ये आदत है अपनी एक जिद के ऊपर पूरे का पूरा काम चलाने की। ये इनकी प्रॉब्लम है, ये इनके रवैये में ये प्रॉब्लम है और हम 3.5 साल 4 साल इसको भुगत चुकी है अवाम। लेकिन ये तमाशा खत्म होना चाहिए। आप वोटिंग कराएं। कभी आप 10 तो खिताब कर चुके हैं कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, आप मैदान में ही नहीं आ रहे। आखिरी बॉल आपने क्या खेलनी? साहब ने भी आपसे सवाल करें, लेकिन एक बहस यहाँ काफी देर से चल रही है कि क्या ये मुतालबा किया हुकूमत ने ऑपोजिशन से कि अगर हमें ये गारंटी करवा दें कि केसेस नहीं खोलेंगे, एक किस्म का एनआरओ हमें मिल जाए तो फिर हम वोटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। और दूसरा, क्या ये शर्त भी रखी गई है कि शहबाज शरीफ के अलावा किसी और को नॉमिनेट कर दें तो फिर हम वोटिंग करा देंगे? ये रखी गई है कोई शर्त? क्योंकि हुकूमत तो डिनाई कर रही है। रखने से शहजाद, शर्तें रखना तो इज इररेलेवेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। अदम एतमाद की तहरीक का 7th डे, आप वोटिंग कराएं, आप वोट आउट हो रहे हैं। आपको अपनी अना और अपनी शराइत, हमारे सामने ऐसी ना कोई शराइत रखी गई, ना ये शराइत काबिल कबूल है, और जो कानून है वो अपना रास्ता लेगा। लेकिन इस वक्त मामला वोटिंग का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है। इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का है, जिसको एक शख्स ने पूरे मुल्क को यरगमाल, पूरी रियासत को यरगमाल बनाया हुआ है। जी मरियम औरंगजेब साहबा, ये आज जब इजलास शुरू हुआ और फिर उसको उन्होंने कुछ देर चलाने के बाद जब मुलतवी कर दिया, तो उस दौरान जो वक्फा हुआ, तो उस वक्फे के दौरान हमें पता चला था कि अपोजिशन की कुछ अहम शख्सियात जो हैं वो आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रब्ता करना चाह रही हैं। और इस सिलसिले में खुद मेरी भी आपके कुछ अहम साथियों से बात हुई, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे, और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हम बातचीत कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं। फिर कामरान मुर्जा साहब ने भी हमें यह बताया कि इस सिलसिले में आर्टिकल 187 सब क्लास 2 के तहत हम हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर पता चला कि मौलाना असद महमूद साहब जो हैं उनके ज़रिए कोई यकीन दहानी करवा दिया स्पीकर ने कि जी मैं करा दूंगा वोटिंग, और फिर आप लोगों ने ये नहीं किया। तो आपको ऐसा लगता है कि आप लोग अगर दोपहर कोई पिटीशन दायर कर देते इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो अब तक कोई उधर से इंटरवेंशन हो चुकी होती? हामिद भाई, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। बात यह है कि हमारी पूरी वकला की टीम, तमाम जॉइंट अपोजिशन की, इस वक्त अपोजिशन लीडर चेंबर में सारा दिन बैठी रही और अलर्टेड थी। लेकिन मैं आपको ये भी साथ साथ बताती चलूं कि जो रात 12 बजे का टाइम है, 7 दिन मुकम्मल होने के बाद वो कंटेम्प्ट जो है वो एक्टिव होगी और उसके बाद वो कंटेम्प्ट का टाइम देना जाएगा। और ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हमें किसी किस्म की यकीन दहानी कराई और हमने वो कंटेम्प्ट ना फाइल करने का सोचा हो। हमारे वकला का कंसर्टेड ये व्यू था इन कंसल्टेशन विद ऑल द लॉयर्स ऑफ अदर पार्टीज कि ये रात 12 बजे तक जो कंटेम्प्ट का टाइम है वो होगा। और हमें इसमें मेलाफाइदी नजर आ रही थी। हमें ये भी कहा गया था कि आप डिबेट का हिस्सा बन जाएं तो हम ये वोटिंग करा देंगे एक सर्टेन टाइम में। हमने उसको भी कहा कि हम ये नहीं करेंगे, किसी किस्म का अग्रीमेंट हम नहीं कबूल करेंगे। तो इसका मतलब है फिर आप डिबेट का हिस्सा बने, आपको यकीन दहानी करवाई गई हम डिबेट का हिस्सा, लेकिन फिर उन्होंने आपके साथ धोखा कर दिया, उन्होंने यू टर्न मार दिया और आप उनके ट्रैप में आ गए। नहीं, मैंने आपको पहले कहा है ये बात कि बिल्कुल उन्होंने ये कहा, लेकिन हमने उनको कहा हम इस वोटिंग का, इस डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपने देखा कि हमारे हर शख्स ने उठकर एक ही बात की कि आप वोटिंग कराएं, और अभी तक हमारा यही मुतालबा है, ये करना चाहते थे। और इसीलिए हमारी लॉयर्स की टीम भी अलर्टेड थी और अभी भी अलर्टेड है। इनको ये पता होना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब साहबा हमारे साथ मौजूद थी। कुछ ही देर में फारूक नाइक साहब भी हमारे साथ होंगे। पूछते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के ऑब्वियसली वो वकील भी थे इस सारे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन फिर इजलास कैसे चलेगा, इजलास ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से क्या कर सकती है, इस पे अब से कुछ देर पहले सलाउद्दीन अहमद जो कि अपने दलाइल दे रहे थे, उनका एक ट्वीट भी आया है। वो ये कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर वोटिंग कराने से इनकार करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे सकती है कि वो सेशन को रूल का जिक्र किया जी, रूल नंबर 13 जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसका जो 13 पैरा है उसका उन्होंने हवाला दिया हुआ है, रूल 13 का हवाला दिया हुआ है। फारूक नाइक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जरा बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में अगर आज वोट नहीं होता तो फिर क्या ऑप्शन बच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास कि जो ऑर्डर उन्होंने दिया था उसको इंप्लीमेंट करवाया जाए? अगर आज वोट नहीं होता तो इन्होंने, ये जो स्पीकर साहब हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे तो इन्हें अदालत की बात आ जाएगी, आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के नीचे, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो उनको बुला सकते हैं
और उनको हुक्म दे सकते हैं कि आप इस हमारे जो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। अगर वो नहीं कर सकते तो उनको शो कॉज नोटिस दे के जेल भी दे सकते हैं, जेल भी कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर इंप्लीमेंट जो है वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के जरिए ही करवाएगी सुप्रीम कोर्ट फिर? जी हाँ, अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्टी स्पीकर, अगर डेप्टी स्पीकर भी नहीं है तो सेशन स्टार्ट होता है तो 3 चेयरपर्सन का नाम दिया जाता है। इनकी गैर मौजूदगी में, स्पीकर और डेप्टी स्पीकर की गैर मौजूदगी में हाउस जो है डिसाइड कर सकती है कि कौन जो है आउट ऑफ द 3 कौन प्रिजाइड करेगा, और उसके प्रिजाइड करने के बाद उसके ऊपर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग हो सकती है। रूल नंबर 13 है जी जी, जिसके तहत ये होगा। बिल्कुल यही, बिल्कुल यही है। देखिए, कानून और आइन के मुताबिक चलना है। कानून बड़ा क्लियर है, आइन बड़ा क्लियर है। अब इसकी टोटल खिलाफ वर्जी की जा रही है हुकूमत, और मैं समझता हूँ ये वक्त जाया कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा फारूक नाइक साहब, ये आर्टिकल 187 की सब क्लॉज 2 के मुताबिक भी अपोजिशन दोपहर को सोच रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाए, तो वो मामला जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ा? और क्या अभी वो ऑप्शन आपके पास है कि आर्टिकल 187 के तहत? अभी मैं पार्लियामेंट पहुंचा हूं जी, और मैं डिस्कस करूंगा लीडरशिप के साथ, उसके मुताबिक फिर फैसला किया जाए। चलें ठीक है, सही। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक नाइक साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उसके बाद अपने पैनल से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ ट्रांसमिशन में शाज़ेब खानज़ादा साहब मौजूद है और टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने। मुस्तफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे कुछ देर पहले आपने भी ट्वीट किया, आज का जो दिन है उसके हवाले से वोटिंग अब तक हुई नहीं है कौमी असम्बली में। आपने कहा है कि अगर आज स्पीकर और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म पर अमल नहीं करते तो फिर इस बहरानी कैफियत में जनरल बाजवा को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। आपने आगे लिखा है कि उन्हें भी एक बयान जारी करना चाहिए कि वो एक प्रोफेशनल फौजी की तरह आइन और जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी साहब ने तो आज कहा ये सियासी मामला है, सियासतदानों को हल करना है, ना कि सुप्रीम कोर्ट और फौज ने। मामला हुकूमत हल करने में संजीदा होती तो अभी तक हल हो रहा होता। हमने जो पिछले चंद हफ्तों से हुकूमत का तर्ज अमल देखा है, हुकूमत इस मामले को हल नहीं करना चाहती, और ना सिर्फ हल नहीं करना चाहती बल्कि हमें हमारे सामने इस बहरानी कैफियत में जो अब एक ऑप्शन खड़ी कर दी गई है, जो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, वो ये है कि हुकूमत मार्शल लॉ को दावत देना चाह रही है। तो हम इस सारी सूरत हाल में, जिसमें बहरान को डिलिबरेटली आगे बढ़ा रही है हुकूमत, एनार्की फैलाना चाह रही है, उसमें हमारी तो ख्वाहिश यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद हो। ये फैसले के ऊपर अमल दरामद करना तो किसी के पास चॉइस नहीं है, ये लाजिम है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल किया जाए। बहुत वाज़ेह हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का कि जिसके अंदर उन्होंने तारीख का जिक्र किया है, उन्होंने 3 अप्रैल के एजेंडा का जिक्र किया है, उन्होंने आर्टिकल 194 को भी इसमें एड्रेस किया हुआ है। सारी चीजें इस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें वाज़ेह लिखी हैं, और आज का दिन आपके सामने है कि जिसमें हुकूमत किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करने में संजीदा नजर नहीं आ रही। और इस बहरानी कैफियत में जहां पर अगर रिजेक्टेड की ट्वीट आ सकती है तो मुल्क, आइन, कानून, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हक में क्यों नहीं एक बयान जारी किया जा सकता? लेकिन आपके इस ट्वीट को बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आप इंटरवेंशन के उनको दावत दे रहे हैं, जबकि वो कह चुके हैं कि वो सियासी मामलात में बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी उनको ऑर्डर कर सकती है। अगर आज वोटिंग नहीं होती तो फिर इसके बाद 2 ही सूरतें सामने रह जाती हैं। एक सूरत सामने ये रहती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स फाइल की जाए, इनिशिएट की जाए हुकूमत के खिलाफ। उसमें स्पीकर साहब को जब तलब किया जाएगा तो ये पार्लियामेंट के लिए तौहीन आमेज होगा कि स्पीकर नेशनल असेंबली को कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के जिम्मे में अदालत तलब किया जा रहा है। हमें उस सूरत हाल को भी अवॉइड करना है, और फिर अपने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट और भी अहकाम दे सकती है। कल आपको पता है कि इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है, तो वो तो इस सारी सूरत हाल को खराब से खराब तर बनाना चाह रहे हैं। वो तो आग लगाकर पूरा सिस्टम नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हमें वाज़ेह लाइन लेनी होगी कि हम आइन, कानून, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। इसमें कोई दो आरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ। शाज़ेब, अब आपके पास आता हूँ। ये जो ताख़ीरी हिकमत अमली है इस वक्त हुकूमत की, इससे क्या फ़ायदा होगा? इस स्ट्रेटजी से आपको लगता है कि हुकूमत और बिलखुसूस इमरान खान साहब फैज़याब हो सकेंगे?
कोई फ़ायदा नहीं होगा। शायद समझ में नहीं आ रहा है कि वज़ीर आज़म जो इतने आगे तक मामले को लेकर जा रहे हैं वो क्यों लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अब तो जो सहाफ़ी भी हैं जो कि ओपोजिशन पर क्रिटिकल थे वो भी वज़ीर आज़म से कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान का सोचिए, पाकिस्तान को इस बहरान में ना डालिए। दूसरी जो बात हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ को या अस्करी इदारों को कतई तौर पर इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए। अगर रिजेक्टेड वाला ट्वीट गलत था तो आज भी अगर मुदाखलत होगी तो गलत होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करने के लिए इस मामले को दोबारा टेकअप कर सकती है, दोबारा हिदायत दे सकती है, कंटेम्प्ट भी कर सकती है। इदारों को बिल्कुल वैसे ही साइड में रहना चाहिए जैसे वो हैं, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है कि जी इदारे बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो पूरा माहौल पैदा कर दिया है कि या तो मार्शल लॉ लग जाए या फिर मेरी हुकूमत बचे, अपोजिशन ना आए, मगर इदारे ही नहीं ऐसा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए ये दुरुस्त नहीं होगा। इस वक्त माहौल पैदा करने के बावजूद भी माहौल वैसा नहीं है कि इदारे इंटरवीन करें। मईशत का बहुत बुरा हाल है, IMF का प्रोग्राम बहाल होना है। इस वक्त तो सूरत हाल इतनी बुरी है कि शहबाज शरीफ साहब भी हुकूमत बना ले तब भी नए इलेक्शन की तरफ उन्हें जाना पड़ेगा 3-4 महीने में, क्योंकि इतने मुश्किल फैसले मईशत को दरकार है कि मार्शल लॉ हल नहीं कर सकता, एक मुंतखब हुकूमत कर सकती है जो उस मैंडेट के साथ है जो मुश्किल फैसले कर सकती है। सही है। तो आपको लगता है कि ये जो हिकमत अमली है उससे भी हुकूमत और इमरान खान फैजियाब नहीं हो सकेंगे? एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एक अदम एतमाद की तहरीक 17 अप्रैल 1999 को भी आई थी, लेकिन वो इंडियन पार्लियामेंट में थी और उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी के खिलाफ थी, और वो एक वोट से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उनकी जो हुकूमत है वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन जिस डिग्निटी और ग्रेस के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया था पार्लियामेंट का वो फैसला, क्या कहा था उन्होंने अपनी तकरीर में, आपको सुनवाते हैं। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, सिर्फ एक वोट से वो हारे थे, उनकी हुकूमत खत्म हुई, लेकिन बहुत ही डिग्निटी और ग्रेस से उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया। और यही डिग्निटी और ग्रेस की उम्मीद वजीर आजम इमरान खान से भी की जा रही थी, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है और कहते रहे मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मुझे मुकाबला करना आता है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो जैसे सियासत में, जैसे खेल के मैदान में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते थे, वैसे ही सियासी मैदान में दिखाएंगे। और जिस तरह की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने खेल के मैदान में दिखाई थी उसकी मिसालें हमारे सामने हैं। एक वाकया था 1989 में, क्रिस श्रीकांत आउट हो गए थे, एम्पायर ने उनको गलत आउट दिया था, बड़ा फ्रस्ट्रेट हुए श्रीकांत के उनको गलत आउट दिया गया है। इमरान खान पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, उन्होंने ये मंजर देखा और उन्होंने श्रीकांत को दोबारा बैटिंग के लिए बुलाया। जब दोबारा बैटिंग के लिए आए तो पहली बॉल पे श्रीकांत फिर आउट हो गए, लेकिन आज भी तारीख इमरान खान को याद रखती है कि उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करके श्रीकांत को वापस बुलाया था। वो क्या मनाजिर थे आपके साथ एक मरतबा फिर शेयर करते हैं। is called back. Whether he's been asked to come back by the captain, yes, Sirikant did say he had indicated that he had played the ball, and then he had clearly expressed his displeasure. श्रीकांत को एम्पायर ने गलत आउट दिया। इमरान खान को जब ये पता चला, उन्होंने श्रीकांत को दोबारा क्रीज पे बुलाया और श्रीकांत दोबारा आउट हो गए। लेकिन तारीख याद रखती है कि इमरान खान ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया था। आज भी वही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन शायद सियासत के मैदान में और खेल के मैदान में काफ़ी फर्क है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, तो उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।